में मिल सकते हैं। और उन टॉपिक्स के लिए कंडीशन यही होती है कि आपका जो मैं पूरे वीक आपको करा रहा हूँ वो चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये उससे एक स्टेप थोड़ा सा आगे रहता है। तो जैसे मैंने आपको केपलर्स लॉ कराया था, जरा मुझे जल्दी जल्दी रिकॉल करा दो ताकि मैं बहुत तेजी से कंप्लीट करा पाऊँ। मेत्री मुझे बता दो बच्चे, केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? ये हम क्लास में कर चुके हैं, मुझे सिर्फ वो टॉपिक्स फर्स्ट लॉ में कराने जो हमने क्लास में नहीं करा था। केपलर्स लॉ क्या कह रहा था? जी मेत्री। Sir, planets revolve around sun in elliptical orbit इन एलिप्टिकल with sun at its focus. सो दिस इज सन एट वन ऑफ द फोकस, और ये आपका प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है। ये जो सेपरेशन होगा सन और प्लैनेट के बीच में, इसको मैं R2 कह देता हूं, और जब प्लैनेट दूर चला जाएगा तो ये जो सेपरेशन होगा इसे मैं R1 कह देता हूं। ये मैं आपको रेगुलर क्लास में ही बता चुका था कि ये जो R1 होगा ये R1A प्लस AE होता है, वेयर A इज सेमी मेजर एक्सिस। और मेत्री E क्या था? मेत्री E क्या था यहाँ? E is eccentricity. सो अलग अलग फिगर्स की एसेंट्रिसिटी अलग अलग होगी, तो ये एसेंट्रिसिटी थी आपकी, आर ए सेमी मेजर एक्सिस था, और ऐसी ही R2 हमने लिखा था इट्स A माइनस ए। तो ये तो हम कर चुके थे, इसमें तो कुछ नया नहीं। नया है जब आप कैपलर सेकंड लॉ करते हैं। मनस्वन, कैपलर सेकंड लॉ क्या कहता है? सर, एरियल वेलोसिटी प्लैनेट्स के अराउंड कंजर्व होती है। वेरी गुड। एरियल वेलोसिटी जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के अराउंड तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इस सेकंड लॉ में बहुत कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं। जैसे पहली चीज, अगर ये प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये मैंने क्लास में डिस्कस किया था। एरियल वेलोसिटी में मैंने ये भी डिस्कस किया था, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कि L/2m भी कांस्टेंट होगा। अब ये L/2m कांस्टेंट होने का मतलब है एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का सन के अराउंड कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था। एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, अगर एक पार्टिकल v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में होगा। यहां आप एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो देखो r और v में एंगल 90 डिग्री है, तो ये होगा m v1 r1 sin 90। दूसरे एंड पर जब जाओगे तो ये भी 90 डिग्री, m v2 r2 sin 90। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। भाई मैं आपको सिर्फ इक्वेशंस लिखकर दिखा सकता हूँ, बाकी कैसे यूज करेंगे वो न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा। इसके साथ साथ आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। इसको मैं पोजीशन 1 कह देता हूँ, इसे पोजीशन 2 कह देता हूँ। जब प्लैनेट यहाँ होगा, सन का मास कैपिटल M ले लो, प्लैनेट का मास स्मॉल m ले लो। सो जब सन प्लैनेट फर्स्ट पोजीशन पर है तो टोटल एनर्जी, और सेकंड पोजीशन पर है तो टोटल एनर्जी, दोनों टोटल एनर्जीज कंजर्व हो। तो अगर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूं एट पोजीशन 1 8, तो अगर मैं पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज कर रहा हूं, पोजीशन 1 पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा भाई, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस gmm1r1। पोजीशन 2 पे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी हाफ mv2 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी माइनस gmm/r2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया।
अब इन दो इक्वेशन से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व ही कर लो 1 और 3 और 4 को, मैं कुछ रिजल्ट्स लिख रहा हूं जो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं जिसे हम यूज करेंगे सॉल्विंग 1 एंड 2। अगर आप 3 और 4 को डायरेक्टली सॉल्व कर लें तो आपको वेलोसिटीज की वैल्यूज मिल जाएंगी। आपको ये मिल जाएगा कि जो वेलोसिटी फर्स्ट एंड पर है दैट इज रूट ओवर इट्स gm by a 1 minus e over 1 plus e, और जब दूर जाएगा तो v2 हो जाएगा दूसरे एंड पर, जब करीब जाएगा सॉरी, इट्स gm by a 1 plus e over 1 minus e। तो ये स्पीड्स हो जाएंगी जब ये दूर जाएगा पास हो जाएगा। अब्दुल्ला यही पढ़ा है जो लिखा हुआ है ना, कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, कैप्लर्स लॉज जो कुछ भी मैंने कराया था उसमें जो पोर्शन एनसीईआरटी में नहीं दिया होता वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट लॉ है प्लैनेट रिवॉल्व करेगा एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। जब प्लैनेट दूर होगा सेपरेशन R1 है, जब प्लैनेट सन के करीब जाएगा सेपरेशन R2 होगा। R1 इज a plus ae और R2 इज a minus ae, ये मैं क्लास में लिख चुका था। a सेमी मेजर एक्सिस होता है, e एसेंट्रिसिटी। सेकेंड लॉ था कंजर्वेशन ऑफ एरियल वेलोसिटी पर, कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। इससे आप कंक्लूड कर सकते हैं L/2m कांस्टेंट है, मींस एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का अराउंड द सन कांस्टेंट होगा। एंगुलर मोमेंटम mvr sin थीटा होता है। तो वेलोसिटी और r1 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा दिया पोजीशन 1 और 2 पर। 1 और 2 पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। 3 और 4 को सॉल्व किया तो ये वेलोसिटीज की वैल्यूज है। ये दो एक्सप्रेशन क्रूशियल है जो आप एलिप्टिकल ऑर्बिट में यूज कर सकते हैं। इतना लिखिए, फिर देखते हैं इसमें प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। इतना हो जाए बताइए, इसको रब करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। भाई वो इतना रब करूं इसको। 1 minute sir. Done sir. ओके अब्दुल्ला हुआ? चलिए, तो देखो इन सब कॉन्सेप्ट्स को यूज कर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। ये फिलहाल जो कुछ मैं आपको करा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, ये आईआईटी के पुराने क्वेश्चंस हैं। ये कुछ चीजें हैं जो नीट वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो यहां से आपका कनेक्ट हो जाएगा। सेट टू इन्वेस्टिगेट a planet of mass m and radius capital R, while hanging motionless in space at a distance 5r from the center of planet, the spaceship fires a package of mass m. Which is smaller than mass of the spaceship.
or what angle theta will the packet graze the surface of planet. अच्छा, एक काम करो, जल्दी से इसका एक रफ स्केच बनाओ और ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि अननोन वेरिएबल्स कितने हैं. डायग्राम गिवन नहीं था क्वेश्चन में. जल्दी से डायग्राम बनाओ उसका और ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है. वेलोसिटी गिवन है. Velocity of package is v naught. एटलीस्ट आपको तो पता चले कि अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप कहां तक पहुंच सकते हैं. एक रफ स्केच बनाइए और डिसाइड करने की कोशिश कीजिए नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने. मजा तभी आएगा जब आप साथ में सॉल्व करोगे. अगर आप इंतजार करोगे कि मैं लिख दूं और आप कॉपी कर लें तो न्यूमेरिकल वेस्ट हो जाएगा. जल्दी से क्वेश्चन लिखो, रफ स्केच बनाओ, ये डिसाइड करो कि वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं. अब्दुल्ला, अगर मास गिवन नहीं है तो वो एक वेरिएबल हो जाएगा. जो कुछ भी है वो गिवन है आपको क्वेश्चन में. अगर कुछ गिवन नहीं है तो वो वेरिएबल हो जाएगा. करिए डिसाइड की. देखिए सुनिए. सो यहां से एक ये तो प्लैनेट है जिसका मास कैपिटल है, रेडियस प्लैनेट का कैपिटल आर. यहां से आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया और इसे v नॉट वेलोसिटी से आपने फायर कर दिया. ये हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है. लेट्स से दैट एंगल इज थीटा. और इसको कुछ ऐसे फायर कर रहा है कि ये ऐसे जाएगा और ऐसे जाने के बाद ये प्लैनेट की सरफेस पर ग्रेज करना शुरू कर देगा. ऐसे कुछ v वेलोसिटी से ग्रेज करना शुरू कर देगा. तो जिससे प्रोजेक्ट किया वो वेलोसिटी v नॉट, जिस एंगल पे थ्रो किया वो थीटा. ये गिवन है आपको 5r और ये यहां रिवॉल्व करना शुरू कर देगा. तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपके पास दो कंजर्वेशन लॉज होते हैं. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ऐसी ही ये जो आपने पार्टिकल प्रोजेक्ट किया है, ये पार्टिकल इस प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगा. तो इसको मैं कहता हूं इनिशियल पोजीशन, इसको मैं कहता हूं फाइनल पोजीशन. पहले अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. आमना, मुझे बताओ इनिशियल पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम कितना होगा यहां पर. आमना बस एंगुलर मोमेंटम इनिशियल पोजीशन पर. सर mv नॉट. mv नॉट. आगे दिस इज लीनियर मोमेंटम. एंगुलर पूछ रहा हूं. कोई आंसर नहीं भाई. एंगुलर मोमेंटम अभी लिखवाया था मैंने थोड़ी देर पहले, mvr sin थीटा. तो ये आएगा mv नॉट 5r, सेपरेशन 5r है दोनों के बीच में, एंगल थीटा. आमना, यहां बताओ मुझे फाइनली एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इस सेंटर के अबाउट. सर m स्मॉल V. एम कैपिटल. सर स्मॉल m v r sin थीटा. थीटा. भाई वेलोसिटी टेंजेंशियल है, ये सरफेस पर ग्रेस कर रहा है. दैट मींस वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी. तो 90 90. भाई ये क्लियर है फर्स्ट इक्वेशन. m से m कैंसिल हुआ, कैपिटल R से कैपिटल R कैंसिल हुआ. 5v नॉट sin थीटा is equal to v. This is equation number 1. मैत्री, मानस, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. अच्छा, अगर यहां तक क्लियर है मैत्री, मुझे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इक्वेशन बताओ इनिशियल और फाइनल में.
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? Sir, half mv square v not square. गुड। पोटेंशियल एनर्जी? Sir, mv not square. हाँ, अब्दुल्ला सही बता रहा है। पोटेंशियल एनर्जी, अनुभव बताओगे जरा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ग्रेविटेशन में क्या एक्सप्रेशन था पोटेंशियल एनर्जी का? यस, माइनस जी एम एम ओवर 5r। स्मॉल एम कैपिटल एम सेपरेशन बिटवीन देम इज 5r, तो माइनस जी एम एम बाय 5r। Yes, sir. दिव्यांशी मुझे बताओ फाइनल ये पोजीशन है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है? दिव्यांशी टोटल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। सॉल्व ऐसे ही करेंगे, आप बताओगे मैं लिखूंगा। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशंस। गुड मानस, तुम सही कर रहे हो। दिव्यांशी? हाँ अब्दुल्ला आप बताइए। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, वी है, वी नॉट नहीं, ये फाइनल है। पोटेंशियल बताइए, पोटेंशियल कितना होगा? माइनस जी एम एम बाई कैपिटल माइनस जी एम एम बाय आर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नंबर ऑफ वेरिएबल्स काउंट करने। देखिए एक वेरिएबल ये v है, दूसरा वेरिएबल ये थीटा है। यहां देखो v आ रहा है, आपको निकालना है थीटा। आप एक काम कीजिए, 1 से v की वैल्यू 2 में रख दीजिए। 1 को 2 में रखिए और मुझे बताइए थीटा कितना आ रहा है। फास्ट, साइन थीटा कुछ आएगा, मुझे साइन थीटा की वैल्यू बता दो। और मुझे आंसर सबके चाहिए, जल्दी जल्दी शुरू हो जाओ। जस्ट सब्स्टिट्यूट करो, मुझे बताओ साइन थीटा कितना आ रहा है। सुधांशु 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए इसकी कैलकुलेशन में, सिंपल सा काम है। v की जगह इसको उठाकर रख दो और मुझे बताओ साइन थीटा कितना आ रहा है। सब्स्टिट्यूट करो, v बताओ कितना टाइम लगेगा, हार्डली 1 मिनट की कैलकुलेशन। 1/2 v नॉट स्क्वायर प्लस 4gm बाय 5r। ठीक है कैस्पल, चेक करते हैं अभी। -1/5 √1 प्लस 8gm बाय 5v नॉट स्क्वायर 2r। मानस का कुछ ठीक लग रहा है, कैस्पल एक बार चेक करना यार अपनी कैलकुलेशन। एक मानस का आंसर आया, एक कैस्पल का आंसर आया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं इतनी देर से? 1 minute. हाँ जल्दी जल्दी, कुछ तो स्पीड बढ़ाओ। मतलब मुझे लगे तो कि अप्रैल से करते करते अक्टूबर आ गया। दिशा? सुधांशु? चल 2 मिनट, चल ठीक है, कर 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 सुधांशु जल्दी से। दिशा, दिव्यांशी?
ये देखते हैं कैस्पर। वी के क्या है मैत्री, के क्या आ रहा है? सर के नहीं है सर, नॉट। वी नॉट है। नहीं बच्चे, कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है कहीं। ये सर, एक मिनट सर। अनुभव, यश, हाँ यश का कुछ ठीक लग रहा है। अनुभव, मानसवन कहाँ चला गया? सर यही हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, दिशा कैलकुलेशंस 1/5 के आगे। अच्छा 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 अच्छा, करो 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 करो। जानवी ट्राई तो करो बच्चे, बस इसको v की वैल्यू उठाओ और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। तुम्हारा एक वेरिएबल बचेगा साइन थीटा, बस वो निकालना है। अब्दुल्ला आंसर तो बड़ा ही आएगा। जानवी बस इस v को उठाओ यहां से और यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, स्क्वायर करो, सिर्फ एक वेरिएबल बचेगा साइन थीटा। तुम तो आज पूरी क्लास इसी में निकाल दोगे। टर्म्स होंगी। तो अगर मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये आ जाएगा, दिस विल बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, चलो अब्दुल्ला भी चेक करते हैं, माइनस जी एम एम बाय 5r, चलो अनुभव का भी आ गया, हाफ एम वी, v is 5v नॉट साइन थीटा का स्क्वायर माइनस जी एम एम बाय आर, चलो मैत्री का भी आ गया। सिर्फ एक दिव्यांशी का नहीं आया और एक जानवी का आंसर नहीं आया। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो दोनों साइड से ये स्मॉल m तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m स्मॉल m, ये तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। इट्स v नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस gm बाय 5r, it's 25v naught square sin square theta by 2 minus gm by r। लेफ्ट में ले आइए, सो ये आ गया v नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस gm बाय 5r प्लस gm by r, which is 25v नॉट स्क्वायर sin square theta by 2। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे इसे, सो दिस इज v नॉट स्क्वायर बाय 2, आप यहाँ एलसीएम ले लो, पूरे में एलसीएम डाल देते हैं। पूरे में अगर हम एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम इज 10r स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ गया 5 v नॉट, ये अलग अलग कर दें, बहुत खिंच जाएगा, बहुत खिंच जाएगा, बहुत खिंच जाएगा, इसको अलग रहने देते हैं। v नॉट स्क्वायर बाय 2 को अलग रहने देते हैं, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 5r आ जाएगा, तो ये तो आ गया माइनस जीएम माइनस जीएम
plus 5gm is equal to 25 v naught square sin square theta divided by 2 now. So 5gm minus gm is 4gm. So it's v naught square by 2 plus it's 4gm by 5r, which is 25 v naught square sin square theta divided by 2. आपको sin square theta चाहिए तो इस टर्म से यहाँ डिवाइड कर दीजिए. सो देखिए भाई आपका sin square theta आ जाएगा यहाँ इस पूरे से ना यहाँ डिवाइड कर दो तो देखो ये होगा v naught square by 2. It's 25 v naught square by 2. इसे डिवाइड कर दिया. 4gm by 5r इसे भी डिवाइड कर दिया 25 v naught square by 2 से. सो देखिए v naught square से v naught square कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं होगा. भाई ये एक तरीका है, आप चाहो तो पूरा एलसीएम ले लो, कोई परेशानी नहीं है. चलो गुड, दिव्यांशी का भी आ गया. तो ये आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया. इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे इट्स 1/25 प्लस ये आ गया 8gm. ये ऊपर जाएगा ना, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा. इट्स 8gm डिवाइडेड बाय 125 v नॉट स्क्वायर आर. सो यहाँ से साइन थीटा इट्स रूट ओवर 1/25 प्लस 8gm by 125 स्क्वायर. अब हम इसमें कई काम कर सकते हैं. 1/25 आप कॉमन भी लेके आ सकते हैं, बाहर आ जाएगा. बट दिस इज द एक्सप्रेशन. लेंदी है बट ये आपको सिखाएगा कि न्यूमेरिकल्स में ग्रेविटेशन के कई बार ऐसा भी होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बहुत काम आ जाता है. इतना लिखिए. फिर कैप्लर्स थर्ड लॉ देखते हैं. थर्ड लॉ पर किस तरह के और क्वेश्चंस बन सकते हैं. सर यस. सर मेरा थोड़ा उल्टा आ रहा है. कितना उल्टा आ रहा है? सर मेरा आ रहा है r/25 प्लस 8gm अपॉन 1/25 v नॉट स्क्वायर. ना आ तो नीचे जाएगा ना, भी यूनिट्स मैच नहीं करेंगे. ये साइन थीटा है ना, तो हर टर्म यूनिटलेस होनी चाहिए, तो ये यूनिटलेस होता है. गड़बड़ कर रहा है. इसे लिख लीजिए. तो सिंपल अलजेब्रा है, चेक कीजिएगा कहाँ गड़बड़ करेगी. अरे भाई लिखा करूं रब? Yes, sir. यस सर. ओके चलो इसको रब करते हैं. देखो कोशिश आपको करनी है, मतलब ये मैं आपके लिए कैलकुलेशंस नहीं कर सकता. आप सीखेंगे तब जब आप खुद कैलकुलेट करेंगे. चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ. सब लिख चुके हैं. अब जरा देखो कैप्लर्स थर्ड लॉ. कैप्लर्स थर्ड लॉ में हमने पढ़ा था ना, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. बट ये कब होता है? जब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ट्रू होता है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है ना, gm1m2 by r स्क्वायर. तो ये f आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. सो ये काम जेई वाला नहीं करता, ये काम नीट वाला बहुत घुमाता है. नीट का जो पेपर है ना, वो कहता है अच्छा जी अगर फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर थी तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ गया. ये हमने, अगर आपको याद हो, सैटेलाइट में प्रूफ भी हो गई थी ये चीज कि सेंटीमीटर फोर्स से इक्वेट कर कर टाइम पीरियड निकाला था. टाइम पीरियड का स्क्वायर आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आया था. अच्छा अब्दुल्ला बहुत बढ़िया. ये तो यूजुअल है कि अगर फोर्स 1/r स्क्वायर से जाएगी तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. नीट वाला क्या करता है? कहता है कि अच्छा अगर फोर्स प्रोपोर्शनल टू r to the power n है
प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर -2। अगर इसके प्रोपोर्शनल तो हमें पता है टी स्क्वायर आर क्यूब के लिए। अगर फोर्स आर की पावर m के प्रोपोर्शनल तो बताओ टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल? आर की क्या पावर आएगी? 3 आएगी, 4 आएगी, क्या होगा? एक मेथड तो ये कि डिराइव करो भाई, फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करो, वेलोसिटी निकालो, फिर टाइम पीरियड निकालो 2 पाई आर बाय वी, और अपना 5 मिनट खराब कर दो। एक डायरेक्ट ट्रिक है, उसे याद रखिएगा। अगर फोर्स वो कहता है आर टू द पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होगा। बस इतना याद रखो, इस तरह की सारी चीजें पार लग जाएंगी। देखो इसका मतलब क्या है। मान लो कहता है फोर्स है आर 1 बाय आर टू द पावर 4। ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो नहीं है, नीट वाले ने अपना कोई लॉ बना दिया, कह रहा है ये जा रहा है। अब बताओ टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो पहले तुम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, आर टू द पावर -4। अगर आप ढंग से देखें इस स्टैंडर्ड फॉर्म को, सो योर n इज -4, पुट -4 इंस्टेड ऑफ दिस n, सो आपका टी स्क्वायर आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 1 माइनस -4, तो टी स्क्वायर हो जाएगा आर टू द पावर 5। ये समझ में आया यूज इसका? इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, केस 1। जी अब्दुल्ला, ये फॉर्मूला है। If force responsible for orbital motion, मेत्री इतना आया? Yes, sir. अब एक काम और करता है वो, और घुमाता है तुम्हें, कहता है अच्छा फोर्स नहीं देता, फोर्स की जगह पोटेंशियल एनर्जी दे देता है। मतलब ये सब प्रीवियस ईयर्स ढूंढो छानो तुम्हें सब दिखेगा। कहता है पोटेंशियल एनर्जी देता है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी if potential energy follows the relation, ये देता है, कहता है पोटेंशियल एनर्जी के आर टू द पावर n है, या m लिख देता हूं मैं, क्योंकि n तो मैंने फोर्स के लिए लिख दिया था, या m लिख देता हूं। अब बताओ टाइम पीरियड कैसे आएगा? तो डिराइव करने का मेथड ये है कि फोर्स निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर कर, फिर इस फोर्स को सेंटीपीटल फोर्स से इक्वेट कर दो। रिलेशन रिलेशन रिलेशन, वहां से आपको मिल जाएगा एक्सप्रेशन। ये आप डायरेक्ट ऐसे याद रखिएगा, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा आर टू द पावर 1 माइनस m माइनस 1 अगर पोटेंशियल एनर्जी थी। एग्जाम्पल देखिए, वो कहता है पोटेंशियल एनर्जी है 1 बाय आर स्क्वायर से जाती है। बताओ टाइम का स्क्वायर कैसे जाएगा? तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी आर टू द पावर -2 जा रही है, m की जगह कितना आ गया? -2 आ गया, m इक्वल टू -2 आ गया यहाँ। t square is proportional to r to the power 1 minus its -2 minus 1, so t square आ गया proportional to -3 plus 3 1 4 हो जाएगा। हाँ, तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है ऐसे, तो आप सॉल्व करो। आप डिराइव करना चाहते हैं तो फोर्स निकालिए, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट करिए। स्टेप्स में बता रहा हूं आपको डिराइव करने के। ये डेरिवेशन आपने सैटेलाइट में करी है कि आप फोर्स निकालिए, सेंट्रीपिटल फोर्स से इक्वेट कीजिए, वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी को 2 पाई आर बाय टी लिख दीजिए, वहां से टी आ जाएगा। ये काम आप सैटेलाइट में कर चुके हैं, बट वहां एंट्रेंस में टाइम नहीं होगा। जेई वाले के पास तो फिर भी टाइम होगा कल लगाने का, नीट वाले के पास नहीं होगा। फिजिक्स के लिए होते हैं आपके पास 50 मिनट्स, जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने, 45 क्वेश्चंस होते हैं। नीट वाले के पास टाइम कम होता है, जेई वाले के पास टाइम ज्यादा होता है। चलो जी जल्दी से लिख डालो इतना।
ठीक है अनुभव। हाँ अब्दुल्ला बताइए क्या कह रहे हैं। जी जी, इतना कम होता है। नीट वाले के पास 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन के लिए। जितना टाइम आप में से कई लोग क्वेश्चन पढ़ने में ले जाते हैं उतने में पढ़ के सॉल्व करना होता है। रब कर दूं? Yes, sir. चलो, -1 हुआ। यस सर हुआ। सर एक क्वेश्चन। हाँ बताओ। सर यहाँ पर आपने जो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा था ना, फोर्स इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो फिर उसके बाद इफ फोर्स का आपने उसको फिर r⁻² से मल्टीप्लाई किया है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ 1/r² और स्क्वायर से भी लिख सकते हैं ना, r⁻², एक ही बात है। यस सर। तो फिर उसको अगर हमने इक्वेशन में पुट किया तो ये r1 - n इक्वेशन पहले से गिवन थी या फिर ये आपने इससे डिराइव की? ना ना, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। मैंने जब आपको कैपलर्स लॉ पढ़ाया था ना, तो कैपलर्स लॉ में मैंने आपको यही तो कराया था कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। वो तब वैलिड होता है जब आपकी फोर्स प्रोपोर्शनल टू r⁻² है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ये वेल नोन फैक्ट है जो हमने डिराइव भी किया था सैटेलाइट में। बट अब यस सर। मैं चाह रहा था अगर कुछ रैंडम दे दे, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो 1/r² जाती है ना, तो स्टैंडर्ड तो ये है, ग्रेविटेशन स्टैंडर्ड t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। लेकिन कुछ रैंडम उठाकर दे दे अपनी मर्जी से, कहता है नहीं r⁻n ले लेते, तो क्या करोगे? तब आपको ऐसी चीजें यूज करनी। यस सर। ठीक है, तो मैं ही समझा रहा था कि ये तो स्टैंडर्ड है, नॉन स्टैंडर्ड चीजें दे देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। इसे रब कर दूं अब? यस सर। चलो मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा दिमाग कितना तेज चलता है। सो अब कोई नया टॉपिक नहीं है अभी अगले 5 मिनट तक। जो आपने पढ़ा है उसका फॉर्मूला भी मैं लिख कर दे रहा हूँ, बस मैं देखना चाहता हूँ आप कितना चीजों को कनेक्ट कर पाते। सैटेलाइट में हमने डिराइव करा था, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन था -gmm/r। मुझे उम्मीद है आप सब भूल गए होंगे और कॉपी में भी ढूंढने में टाइम लगेगा, तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी था gmm/2r प्लस आया था, टोटल एनर्जी था -gmm/2r। ये सब हमने डिराइव किया था। सो एनर्जी वर्सेस आर ग्राफ, करेक्ट ग्राफ आपको पिक करना है। 2-4 में ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रहा हूं कि ये आर है, एक ग्राफ ये दिया है, दूसरा ग्राफ ये दिया है और तीसरा ग्राफ ये दिया है। ये दिया है काइनेटिक एनर्जी का, ये टोटल एनर्जी का, ये पोटेंशियल एनर्जी का। दूसरे के अंदर उसने ऐसे ड्रॉ करके दिया है कि यहां आपको दिया है काइनेटिक एनर्जी का और कहता है एक पोटेंशियल एनर्जी है, एक टोटल एनर्जी है। फिर एक और ड्रॉ करके देता है, कहता है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। एक और है, कहता है ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है। इसमें से कोई एक सही है, पिक करो कौन सा सही। फॉर्मूला सामने लिखा होगा। अब तो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है कोई, सिर्फ तुम्हारा कॉमन सेंस कितना स्ट्रांग है इस पे डिपेंड करता है। सिर्फ कॉमन सेंस पर है पूरा। और ये एम्स के क्वेश्चन उठा के देखो, AIEEE के पूरे उठाकर देखो, ये खूब दिखेगा तुम्हें क्वेश्चन।
आमना का आंसर आया, मानसविन का भी कुछ आ रहा है, मानस, मैत्री, यश का मिला, सुधांशु, ओके, सुधांशु का भी आ गया, कैस्पल का आया, अनुभव, अनुभव क्षेत्री आंसर। अनुभव इसके लिए कुछ नहीं पता होना चाहिए, सब फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, सिर्फ कॉमन सेंस है। चलो जी, सबके आ गए, तिशा का भी आ गया, दिव्यांशी का नहीं आया। कैस्पल का भी आ गया, दो आ गए कैस्पल के। भाई करेक्ट ऑप्शन है, दैट करेक्ट ऑप्शन इज सी। तो कैस्पल का एक बार गलत था, फिर एक बार सही करा। कैस्पल का करेक्ट है, तिशा का करेक्ट है, यश का करेक्ट, मैत्री, मानस का करेक्ट, मानसविन का करेक्ट है, बाकी सब गड़बड़ कर। और ए वाली बेवकूफी किसने करी थी? सुधांशु ने पहले करी थी। ए तो यार हो ही नहीं सकता, मतलब ए का तो ऑप्शन ही नहीं है। देखो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है तो एक्सिस के ऊपर तो जाएगी नहीं, नीचे जाएगी, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये तो नेगेटिव एनर्जीज ऊपर प्लॉट करनी, ये पॉसिबिलिटी नहीं। तो जब ग्राफ ऐसे आएगा है ना, तो उसमें कुछ चीजें तो सीधे सीधे हटा सकते हो। यहाँ देखो ई कांस्टेंट दे रहा है, मतलब यहाँ दिखा रहा है कि ई आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, इसको तो हटा दो यहाँ से। अब बचा यहाँ तक। तो देखो काइनेटिक एनर्जी वाला तो दोनों में सेम है, तो यहाँ से तो कुछ कंक्लूड कर नहीं सकते। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कहानी। सो पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में से कौन सी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, बस ये बता दो मुझे, कहानी पता पड़ जाएगी। विच वन इज मोर नेगेटिव, यू और ई? यू इज मोर नेगेटिव। भाई टोटल एनर्जी में तो एक 2 भी लगा दिया, तो यू ज्यादा नेगेटिव है। यू ज्यादा नेगेटिव होने का क्या मतलब है? ये वाला ग्राफ भाई आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. लिख लीजिए इतना। चलिए ये सब लिख चुके होंगे अब तक, इसको रब करता है। अच्छा एक आखिरी सिस्टम आता है यहाँ पर, डबल स्टार सिस्टम। भाई ये सब जो कुछ मैं आज करा रहा हूँ इसमें से कुछ भी तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स में नहीं आता। डबल स्टार सिस्टम। डबल स्टार सिस्टम का मतलब है दो स्टार्स हैं जो अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते रहते हैं। सो दो स्टार्स हैं, ये दो स्टार का सिस्टम है। दो स्टार हैं जो अपने ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमते रहेंगे। एक मास ये रहा जिसे मैं M2 कहता हूं, एक मास ये रहा जिसे मैं M1 कहता हूं। ये पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, ये R2 है, ये R1 है। ये डबल स्टार सिस्टम है। अब इस डबल स्टार सिस्टम में आपसे कई चीजें पूछता है, जैसे आपको यूजुअली ये चीज गिवन होती है कि M1 प्लस M2 इज इक्वल टू कैपिटल M, मास ऑफ सिस्टम। जी अब्दुल्ला जाइए, दिस इज मास ऑफ द सिस्टम। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R, या दोनों का ना रेडियस का सम दिया हुआ है।
सेंटर ऑफ मास से पहले का सेपरेशन R2 है, दूसरे का सेपरेशन R1 है, R1 प्लस R2 उसने R दिया हुआ। अब इसमें ये ना अलग से थ्योरी का नहीं है, इस बार भी एडवांस में एक क्वेश्चन था डबल स्टार सिस्टम। तो जितने क्वेश्चंस आते हैं डबल स्टार सिस्टम पर वो मैं एक एक कर सॉल्व करता चला जा रहा हूँ इसी में। तो थ्योरी भी हो जाएगी और उसके साथ डबल स्टार सिस्टम के न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे। सो डबल स्टार सिस्टम में कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो आप लिख सकते हो कि इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा। तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं M1R1। तो इसको मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ प्रॉपर। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स on M1 and M2 as a system is 0। अच्छा एक चीज और है, मतलब आप में से जो लोग बहुत सीक्वेंस के आदी होंगे उन्हें लगता होगा मैं सीक्वेंस बिगाड़ रहा हूँ। मैंने लास्ट वीक ग्रेविटेशन कराया था और आज मैं डबल स्टार सिस्टम करा रहा हूँ। ये पूरा सीक्वेंस में आपको दिखने लगेगा जैसे ही मैं न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप पर आऊंगा, क्योंकि मुझे इस बैच को डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब सब की स्पीड्स अलग हैं, सबके स्टैंडर्ड्स अलग हैं। तो इस डिवाइड को मैं इस बैच को एटलीस्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड कर न्यूमेरिकल सॉल्विंग वर्कशॉप कराऊंगा। वहां आपको दिखने लगेगा कि ओके जो कुछ भी मैंने तोड़ के कराया है वो सब जुड़ता हुआ दिखेगा आपको। कि जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो सेकंड लेवल तक के जो स्किल्स होंगी वहां के लिए, जो मैं फ्राइडे कराता हूँ उसमें वो लोग, उसमें दिखेगा आपको जो बिल्कुल एडवांस लेवल का वर्कशॉप होगा उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी। सभी तो समझो जैसे बिल्डिंग बनती है ना, अभी तो जस्ट स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, अभी फिनिशिंग बाकी है सिलेबस की। तो वहां सब चीजें आपको सीक्वेंस में दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगर मैं एक साथ करा के छोड़ दूंगा आप भूल जाएंगे, इसलिए बार बार रिवीजन कराना बहुत जरूरी होता है, इसलिए टुकड़ों में कराना पड़ता है। तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही। एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहेगा। सो सेंटर ऑफ मास remains at rest at origin। सेंटर ऑफ मास आपका ओरिजिन पर है। तो देखो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है। ये ओरिजिन है, ओरिजिन का राइट वाला अगर पॉजिटिव लोगे तो मजबूरी है तुम्हारी लेफ्ट वाला नेगेटिव लेना होगा। M1R1 माइनस M2R2 बाय M1 प्लस M2। 0 से इक्वेट कर दो। M1R1 minus M2R2 is equal to 0. It comes out to be M1R1 is equal to M2R2. That's first equation. ये आ गया। या इसे फर्स्ट कह देता हूँ, नहीं इसे फर्स्ट कह देता हूँ, तो ये सेकंड थर्ड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ दिख जाएगा। अब फिर वो ऐसा भी करता है, कहता है R दिया है, बता दो जरा R1 R2 कितना होगा। तो उसे तुम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, भाई 2 और 3 को आप सॉल्व कर लें, 2 and 3, तो आपको R1 मिल जाएगा। सॉल्व करने का मतलब है R1 की वैल्यू उठाओ और यहाँ डाल दो। तो R2 आपको मिल जाएगा M1R बाय M1 प्लस M2। R1 मिल जाएगा M2R बाय M1 प्लस M2। तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, अगर ये फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। अब इसके बाद वो आपसे पूछता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए आप क्या कर सकते हो, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, ये जो दोनों स्टार्स है ना जब घूमेंगे दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होते हैं। बोथ रोटेट विद सेम एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा अब एक काम करो, थोड़ी देर के लिए यहाँ ध्यान दो, आसपास की चीजें छोड़ दो। पहला स्टार लेता हूँ, इस पहले स्टार को सर्कुलर ट्रैक पे जाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तब आप ये सोचिए सेंट्रीपिटल फोर्स ओमेगा की टर्म्स में कितनी होगी और कौन सी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। इसको सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहा है ना, घूमने के लिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होगी।
इन दोनों के बीच में सेपरेशन r है, सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r1 है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? Gravitational force will provide centripetal force. Gravitational force is G m1 m2 by r square. Centripetal force is m1 omega 1 square r1. तो यहां से आप निकाल सकते हैं ओमेगा 1, भाई इधर डिवाइड कर दो, ओमेगा 1 आ जाएगा. तो यहाँ से अगर आप ओमेगा 1 स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहें तो ये आ जाएगा Gm1 m2 बाय r स्क्वायर m1 r. चलो जी, ये सोच लिया आपने. इसे इक्वेशन नंबर 4, इसे इक्वेशन नंबर 5. हम एक एक बच्चे से पूछ नहीं सकता, तो अब कुछ चीजें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे. अब ये सोचो कि m2 पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट करेगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगी. देखो, अगर तुम्हें स्कूल एग्जाम्स क्रैक करने हैं तो स्पून फीडिंग से हम स्कूल एग्जाम आपको क्रैक करा सकते हैं. बोर्ड्स में आपको 95 तक ले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी. लेकिन अगर आपको एंट्रेंस क्रैक करने हैं तो वो स्पून फीडिंग से नहीं होते. उसके लिए तो बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए. जितना रिस्पॉन्सिबल होगी, मैं कह रहा हूँ सोचने के लिए, तो वो सोच पाए. m2 पर ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वेट करो. सो ग्रेविटेशनल फोर्स तो वही होगी सेपरेशन की इक्वल, Gm1 m2 by r स्क्वायर. मास m2 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2 स्क्वायर r2. तो यहां से आप लिख सकते हैं ओमेगा 2 स्क्वायर इज Gm1 m2 by r square, it's m2 r2. This is equation number 7. अच्छा, कोई ऐसा है जिससे ये दोनों ओमेगा 1 और ओमेगा 2 इक्वल दिख रहे हो? ऑनेस्टली बताना, मेरी बातें सुन के मत हाँ बोल दे रहा. कोई ऐसा है जिससे ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल दिख रहे हो 6 और 7 इक्वेशन से? एक तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि दिल्ली से लेकर जहां भी आप लोग हैं वहां लैग कितना लंबा है कि मेरे कहने के 10 मिनट बाद भी आपको आवाजें नहीं सुनाई देती. अरे कोई है ऐसा जिसको 6 और 7 में सेम दिख रहा हो? मानसवन को सेम? सर नहीं नो दिख सर नहीं दिख रहा. No, sir. मैत्री को भी? अच्छा चलो, सेम. नहीं सर, M2 और M1 R2 और R1 डिफरेंट है. मैं कह रहा हूँ सेम है, ढूंढो कैसे सेम है. चलो, सेम है, बिल्कुल सेम है, ढूंढो जरा. इतनी सारी इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखी हुई है, अकल लगाओ, ढूंढो. मानसवन को मिल गया? कैसे मिला मानसवन? बताओ जल्दी से. रीजन रीजन रीजन. मानसवन. अरे गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. थर्ड इक्वेशन से सही कह रहा है मानसवन, सही कह रहा है. हाँ तिशा, तुम बताओ तुम क्या कह रही हो? यस, तिशा भी सही कह रही है, बिल्कुल. अरे यार देखो, दोनों इक्वेशन देखो, Gm1 m2 by r स्क्वायर, Gm1 m2 by r स्क्वायर सेम है. फर्क किसमें? m1 r1 और m2 r2 में. बट m1 r1 और m2 r2 तो देखो यार यहाँ इक्वल दिया हुआ है. थर्ड को यूज करोगे 6 और 7 में, यूजिंग 3 in 6 and 7, तो तुम्हें दिखने लगेगा कि इक्वल है. भाई दिखा? यस सर Yes, sir. आंखें खुली रखो. ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2. चलो जी, इतना लिख डालो, जल्दी से लिख डालो. सर. हाँ सर यहाँ पे ऑर्बिट्स इलिप्स. हाँ, देखो आइडियली ऑर्बिट्स इलिप्टिकल होंगे, बट एसेंट्रिसिटी बहुत कम है यार. तो मैं ऑलमोस्ट ना सर्कुलर मान, एसेंट्रिसिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट सर्कुलर मान रहा हूं इसलिए. सर तो अगर वो इलिप्स होंगे तो सेंटर ऑफ मास फोकस के बहुत करीब लाई करेगा, किसी एक फोकस के. अब अगर ये इलिप्टिकल, चलो अच्छा पूछा यश ने. यश, अगर ये इलिप्टिकल है ना, तो जो मैंने एरियल वेलोसिटी में कराया था उससे सॉल्व करना होगा. सेंटर ऑफ मास बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा.
अगर इलिप्टिकल हो गया तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो काम आएगा इसे सॉल्व करने में। लेकिन यूजुअली डबल स्टार सिस्टम में एसेंट्रिसिटी कम होती है तो सर्कुलर देता है, ये वाली अप्रोच काम आ जाएगी। कर दूं अब? यस सर। सबने लिख लिया? Yes, sir. चलो गुड। अब मैं कुछ चीजें डायरेक्ट लिखता हूँ। तो यहाँ से आपने ओमेगा लिख लिया, आप चाहो तो इस ओमेगा को कन्वर्ट कर सकते हो कैपिटल एम की टर्म्स में। तो अब मैं कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। यहाँ तक की चीजें थी जितना आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब इसके आगे के रिजल्ट्स डायरेक्ट हैं। लाइक अगर वो आपसे कहता है एंगुलर टाइम पीरियड बता दो, दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा जब एंगुलर वेलोसिटी सेम। टाइम पीरियड ऑफ m1 एंड m2। अब टाइम पीरियड का नाम सुनते ही दिमाग में आना चाहिए टाइम पीरियड का मतलब क्या है, दिमाग घूमना चाहिए। टाइम पीरियड का क्या मतलब है? सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, दोनों को सेम टाइम लगेगा। तो जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड आ जाता है 2 पाई रूट ओवर r क्यूब डिवाइडेड बाय gm। और r याद रखना, स्मॉल r r1 प्लस r2, m कैपिटल M टोटल मास। ये बड़ा काम आ जाएगा कुछ जगह। ऐसे दूसरा देखो, अब वो तुमसे ये भी पूछ सकता है कि एंगुलर मोमेंटम निकाल दो अबाउट द सेंटर ऑफ मास। काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है। तो फॉर एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी एक कॉन्सेप्ट और सीख लो, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। देखो कितना अच्छा होता अगर इन दोनों मासेस को मैं एक सिंगल मास से रिप्लेस कर पाता। तो देखो सिंगल मास से रिप्लेस करने का कहते हैं, वी विल यूज कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस मास। अब देखो यार फिजिकली मत पूछना, रिड्यूस मास फिजिकली कुछ नहीं होता, सिर्फ मैथमेटिकल एक मेथड है, ट्रिक समझ लो, जिससे तुम्हारी कैलकुलेशन बड़ी आसान हो जाती है। तो तुम कर क्या सकते हो, यूजिंग रिड्यूस मास यू कैन रिप्लेस, यूजिंग रिड्यूस मास। हमने यूज करा यार कहीं रिड्यूस मास, मुझे याद आ रहा है। तुम में से किसी को याद आ रहा है? देखो कितनी खामोशी है। जरा कभी घर जाके ना सेंटर ऑफ मास का टॉपिक उठाना, वहां रिड्यूस मास मैंने यूज किया हो। तो रिड्यूस मास ऐसे कैलकुलेट करते हैं, U होता है m1 m2 by m1 plus m2। रिड्यूस मास का ये फॉर्मूला है m1 m2 by m1 plus m2। मैं फिर कह रहा हूँ रिड्यूस मास जैसा फिजिकली कुछ नहीं होता, मतलब मैं तुम्हें इमेजिन भी नहीं करा सकता रिड्यूस मास क्या चीज है। जस्ट अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू आप इन दोनों मासेस को हटाकर एक सिंगल मास लगा सकते हो। तो आप ऐसा समझो कि आपके पास एक सिंगल मास है म्यू, बॉडी जिसका मास म्यू, जो एक सर्कल में घूम रहा है जिसका रेडियस r1 प्लस r2 इक्वल टू r। अब निकाल दो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा भाई? एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। v को लिख सकते हो ओमेगा r। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया m ओमेगा r स्क्वायर। ये रिड्यूस मास लेके कर दिया आपने। ऐसी काइनेटिक एनर्जी निकाल दो भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? हाफ mv स्क्वायर। इसको लिख दिया हाफ। अब m की जगह म्यू आ जाएगा, m की जगह सॉरी m की जगह म्यू लगा दो। इट्स म्यू vr, इट्स म्यू। काइनेटिक एनर्जी में भी यही करो, हाफ म्यू v स्क्वायर, हाफ म्यू m1 m2 by m1 plus m2, v is omega r, omega square r square। चलो जी लिख डालो। सो रिड्यूस मास यूज कर आप दोनों को हटा के, हाँ मेत्री ये कंबाइंड मास नहीं है ना बच्चे, ये m नहीं है, m1 प्लस m2 ये नहीं है। देख रहे हो m1 प्लस m2 नहीं, m1 m2 by m1 प्लस m2 है। रिड्यूस यस सर।
m1 प्लस m2 से कम आएगा, कंबाइंड मास टोटल मास नहीं। यस सर। तो ये एक छोटी सी चीज और रह गई थी जो मुझे डिस्कस करनी थी ग्रेविटेशन में, और तो कुछ ऐसा नहीं है जो मैं डिस्कस करूं, सब आपके साथ कर चुका हूँ। बाकी जब हम न्यूमेरिकल्स करना शुरू करेंगे तो दिख जाएगा आपने कितना याद रखा चीजों को। तो इतना लिख लिया हो तो मुझे बताइएगा, इसे रब करेंगे। डन सर। So that was about gravitation। अब ग्रेविटेशन में थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं आपको करा पाऊँ। अब जरा कुछ चीजें देखो सॉलिड्स में, तो अभी मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करा सकता, जो कुछ भी था वो मैं आपको करा चुका हूँ। फ्लूइड में जरूर कुछ चीजें होंगी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। इतना लिख लीजिए। अच्छा, मुझे कोई एक प्रेशर का फॉर्मूला बता दो यार। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया। कुछ एच रो जी वगैरह की टर्म्स में भी हमने कुछ लिखा था शायद। हाँ, एच रो जी लिखा था, बहुत बढ़िया। ये हमने कहाँ कैलकुलेट किया था, जरा दिमाग पे जोर डालो। ये हमने बेस पर कैलकुलेट किया था कंटेनर के, या वॉल पर कैलकुलेट किया था? कहाँ कैलकुलेट किया था प्रेशर? बेस पर। कंटेनर। हाँ, तो ये कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि वॉल पर क्या होगा, शायद युवराज पूछ रहा था। आज तो आया ही नहीं होगा वो। आज कहाँ, आज नहीं आया। वॉल्स पर क्या होगा ये भी हमें डिसाइड करना है। इसे रब कर दूं मैं? यस सर। अब जरा ना फ्लूइड्स पर आते हैं। जो हमने फ्लूइड करा है लास्ट वीक में, उसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। फ्लूइड एट रेस्ट। तो प्रेशर का एक्सप्रेशन आप जानते हैं, बेस पर आप फोर्स जानते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि फोर्स ऑन बेस ऑफ कंटेनर बाय फ्लूइड। भाई मान लीजिए मैंने आपको ऐसा कर एक सिलेंड्रिकल सा कंटेनर दे दिया। ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है आपका, रेडियस आर है, यहां तक आपने लिक्विड भर दिया। अब मैं तुमसे कहता हूं कि देखो भाई, क्या लिक्विड कोई फोर्स लगाएगा बेस पर? ये हाइट एच है, तो प्रेशर तो लिक्विड जरूर लगाएगा, रो जी एच हो जाएगा। फोर्स भी लगेगी जो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया होगा। जो फोर्स लगेगी वो प्रेशर है रो जी एच, एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो ये फोर्स एक्ट करी बेस के ऊपर, इसमें कोई परेशानी नहीं है कैलकुलेट करने में, इसमें तो कोई इशू नहीं। नो सर। नो सर। इशू तब आना शुरू होगा जब मैं आपको कुछ कंटेनर दे दूं और कहूं उसकी वर्टिकल जो वॉल है, उस वॉल के ऊपर फोर्स कैलकुलेट की। तो देखिए मैं आपको एक कंटेनर देता हूं और उसकी वर्टिकल वॉल पर फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन वर्टिकल वॉल ऑफ कंटेनर। अगर आपको कंटेनर देकर उसकी वर्टिकल वॉल पे कुछ पूछ लूं, ऐसा कंटेनर देता हूं तुम्हें, दिस इज द कंटेनर। अच्छा एक बात बताओ यार, कंटेनर ये 2 डायमेंशनल फिगर होता है कि 3 डायमेंशनल फिगर होता है? 3 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल फिगर होता है। चलो बहुत सही।
अच्छा, अगर ये 3 डायमेंशनल फिगर है कंटेनर, तो हाँ तिशा, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। मैं तो एक साइड पे निकालने की कोशिश कर, नेट प्रेशर बिल्कुल यहाँ से जितना होगा उतना यहाँ से होगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं एक साइड का कैलकुलेट करके दिखाना चाह रहा हूँ कि एक साइड कितनी फोर्स एक्सर्ट करेगी। तिशा, तो ये जो मैं स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूँ, ये जो लाइन खींची हुई है ना मैंने, ये वाली, तो मुझे बताओ ये है क्या, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? अगर ये मैं कहता हूँ कि कंटेनर है, तो ये एक लाइन होनी चाहिए या एक फेस होना चाहिए, 2 डायमेंशनल फेस? फेस होना चाहिए, लाइन तो नहीं हो सकती यार। 1 डायमेंशनल लाइन से थोड़ा ना कंटेनर बन जाएगा, फेस होगा। तो ये बेसिकली ना एक ऐसा फेस है जो मैं दिखा नहीं पा रहा, जिसका सिर्फ आपको टॉप व्यू दिख रहा है। तो ये जो है इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा साइज दिखना चाहिए बराबर। तो ये बेसिकली ऐसा है, आपको तो सिर्फ टॉप व्यू नजर आ रहा है, तो आपको लाइन दिख रही है, और शायद किसी को ये भी लग रहा हो कि ये तो है ही लाइन। थोड़ा ना 2 लाइन से लेकर तुम झाड़ू लो और झाड़ू के तिनकों से थोड़ा ना कंटेनर बना दोगे, 3 तिनके लेकर थोड़ा ना कंटेनर बनेगा। कंटेनर बनाने के लिए तो तुम्हें पूरे पूरे फेसेस चाहिए, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, तभी तो वाटर भरोगे उसमें। तो इसकी हाइट है h, और इसकी जो ब्रेथ है दैट ब्रेथ इज b। अब मैं तुमसे कहता हूं मुझे जो वर्टिकल फेस है ना हाइट h का, इस वर्टिकल फेस पे बता दो फोर्स कितनी एक्ट करेगी। सॉल्व मैं करूंगा लेकिन अकल तुम लगाओगे। मुझे बताओगे कि कंटेनर के इस पूरा भरा पानी से, पूरा लिक्विड भरा हुआ, यहां से लेकर यहां तक प्रेशर सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? सर चेंज, तो चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, प्रेशर चेंज होगा, क्योंकि हाइट चेंज हो रही, प्रेशर चेंज होता चला जाएगा। तो जब कहानी चेंज होने वाली होती है ना, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि ये बिना इंटीग्रल के नहीं होकर देगा। जहां चेंज होना शुरू हो जाए वहां सबसे पहले दिमाग आपका चलना चाहिए कि ये बिना इंटीग्रल के सॉल्व होके ही नहीं देगा। कुछ कर लो, ये नहीं होगा बिना इंटीग्रल। तो पहले मैं फोर्स लगाऊंगा इतने रीजन पर, इतने रीजन के ऊपर पहले हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे पूरे पर कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो इतने रीजन की मैंने कुछ, ये जो लेंथ है ये लेंथ कुछ एज्यूम कर ली dy। तो ये कुछ ऐसा है कि ये वाला फेस ऐसा था ना, इसका मैंने इतना पोर्शन कंसीडर कर लिया जिसे मैं dy कह रहा हूं, और ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी डेप्थ y, ऊपर से लेकर नीचे तक इसकी डेप्थ y। अच्छा, ये जो सेक्शन मैंने कंसीडर किया इसकी विड्थ तो बता दो मुझे कितनी होगी? कोई नहीं बताएगा मुझे। 0। अबे 0 क्यों जाएगी यार? B हाँ, इतना कंसीडर किया मैंने, उतना विड्थ b होगी। मतलब इस बैच में जिन बच्चों में सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट है उसमें से एक मेत्री है। अब मेत्री डरती थी कैलकुलेशन से, लेकिन इसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सर। हाँ, अब ये ना हो कि कल से बिगड़ जाए। नहीं सर। मैं मुंह से मैं निकालना नहीं चाहता इसी चीज। सो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट, बिगड़ ना जाए अभी। सर मैं भूल जाऊंगी सर, आपने कहा था। ऑफ width b एंड लेंथ dy। जब बैच शुरू हुई थी तो मैं सोचता था कि इसको लेकर मैं लास्ट तक चलूंगा कैसे, कि जब रोटेशन आएगा तो मैं मेत्री का क्या करूंगा, लेकिन ये तो लॉस ऑफ मोशन तक सब कर। मैं कहता था ना जब बैच शुरू हुई थी कि आप लोगों में 300-300% का चेंज आएगा, वो चेंजेस ऐसे दिखने लगते हैं कि जब बैच शुरू होती है कुछ बच्चों के बारे में हम सोचते हैं कि इनको रोटेशन जैसा टॉपिक कैसे कराएंगे, लेकिन वो बच्चे इतना चेंजेस ले आते हैं कि वो सब आसानी से गुजर जाते हैं। उसमें हाथ आप ही लोगों का होता है, आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो। विड्थ b है, लेंथ dy है, एरिया कितना हो गया? B dy। हिस्ट्री की क्लास थोड़ी ना है कि सब कुछ मैं लिखता रहूंगा। b। अच्छा, यहाँ वाटर कितना डेप्थ, कितना प्रेशर लगाएगा? y डेप्थ है,
प्रेशर कितना आ जाएगा लिक्विड का? सर रो जी वाई रो जी वाई जी वाई प्रेशर आ जाएगा। फोर्स निकाल सकते हो आप तो, प्रेशर इनटू एरिया, तो रो जी वाई इंटू बी डी वाई। अच्छा, अब आप क्या करोगे, इसे इंटीग्रेट कर दो, पूरे के ऊपर इंटीग्रेट कर दो। ये तो आपने स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाला, इसे यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेट कर दो। तो टोटल फोर्स के लिए आप इस रो जी वाई बी डी वाई को 0 से लेकर h तक इंटीग्रेट कर दो और मुझे बता दो यार आंसर क्या है, जल्दी कर दो। वेरी गुड कैस्पल, सही आ रहा है। मानस, अनुभव, कैस्पल, चलो गुड। और लोगों के आंसर्स? चलो वेरी गुड, सही कर रहे हैं सब। एक्सक्यूज मी सर। यस यस। सर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो भी पास्कल्स लॉ की वजह से लगेगा नहीं वॉल्स पर भी? अभी तो मैं सिर्फ इस लिक्विड के प्रेशर की वजह से ले रहा हूँ, लेकिन अगर आप टोटल प्रेशर लेंगे तो एक P नॉट और आ जाएगा विच इज कांस्टेंट। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो तो वेरी करेगा नहीं, तो आप डायरेक्टली लिख दीजिए P नॉट। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से भी आप फोर्स चाहते हैं तो P नॉट इंटू द कंप्लीट एरिया H इंटू बी। राइट यश? यस सर। Rho GB, it's 0 to H, it's y dy. So Rho GB, it's y square by 2, limit is 0 to H. So आप इसे लिख दीजिए, F is 1 by 2 rho GB H square minus 0 square. तो ये फोर्स आ गया rho GB by 2 into H square. तो वर्टिकल अगर फेस है तो कुछ इतनी फोर्स एक्ट कर रही है। क्यूब नहीं आएगा, स्क्वायर आएगा माइनस में, y की पावर 1 है। भाई हो गया ना? डन सर। चलो गुड। चलिए आज से हम यहीं छोड़ेंगे, मंडे से कंटिन्यू करेंगे विद द फ्लूइड, जो भी हम फ्लूइड में कर रहे थे, मंडे से कंटिन्यू करेंगे।
चलो भाई, ओके बाय, आज यहीं छोड़ते हैं। Bye, sir. Thank you, you, sir. sir.